आप सिर्फ 10 साल के थे जब आपके पिताजी का निधन हुआ। हाँ, कभी कभी ईश्वर जो है आपको प्रकृति से लड़ने के लिए कुछ ऐसी चुनौतियां देता है। जब आपने तैयारी करनी शुरू करी थी सर, आपने जब उस वक्त सोचा था कि आप इस तरीके से रिजाइन डाल देंगे, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा आपको कुछ चंद साल बाद? नहीं, एक्चुअली जो देश की असलियत आपको तब समझ में आती है जब देश के इकोसिस्टम में आप ज्वाइन करते हो, और ये आपके पास आते हैं, बताती है सनातनी सरकार। ये छद्म सनातनी सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश का जो बजट था या देश का जो राजस्व था उसको कैसे लूटने आई थी। तो अब ये दो लोग स्थापित हो गए हैं इसमें। जो समय दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो वेस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे, इसमें सीईओ साहब जो हैं मोदी जी हैं और आपके जो एमडी हैं वो शाह जी। उसमें एक घटना शंकराचार्य जी के साथ जो बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए, मैं कहता हूँ निकम्मे सफेद पोश इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें आत्मा नहीं जागी? तुम्हें जब वो बटुक जो ब्राह्मण था उसको घसीट के चोटी से लेके जमीन में घसीटते लात मार देते, एक वृद्ध ब्राह्मण को लात मारी गई। तुम निकम्मों को शर्म नहीं आई? रीढ़ में तुम्हारे इतनी भी दम नहीं है? मैंने उस दिन भी बोला था इनके घर के बगल में समाज की बहू बेटियों का रेप होता रहेगा, ये कहेंगे आकार का कॉल नहीं आया। जो विदेशी आतंकवादी धर्म पूछ के आपको गोली मारते हैं, जैसे पहलगाम में शायद गोली मारी, ये जातीय आतंकवादी हैं। ये आपने बताया कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया और आपको कहा कि पंडित डैश हो गया है, पागल हो गया है। वो बोला गया था साला पंडित पागल हो गया है। कितना मुश्किल रहा होगा सर आपके लिए छोड़ना सब कुछ और अचानक से एक अलग राह चुनना? नहीं, ये देखिए, मैंने कुछ अपने जनप्रतिनिधियों को कॉल किया और उनसे बोला कि आप इस पर विरोध क्यों नहीं कर रहे? कहते हमारी टिकट कट जाएगी। वहीं पर जैसे आप ये सब बोल रहे हैं बिना किसी डर के, डर नहीं लगता आपको? किस चीज़ का डर है? जिस दिन हमारा जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था उस दिन हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी लिख दिया गया था। मैं पूरे देश से आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, जल्द ही जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि देश में बीजेपी की पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो आपका जो है यूजीसी से आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और जल्द ही आप देखेंगे जो फूल है, फूल जो है आपका, आपने जिस हिसाब से फूल बनाया है, फूल की सरकार नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए ग्रेटर नोएडा में। हमारे देश में लाखों लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्जाम्स की, और लाखों लोगों में से चंद कुछ लोग उस एग्जाम को निकाल पाते हैं। वहीं पर मैं कहूं, उस एग्जाम को निकालने के बाद आप अपने स्वाभिमान के लिए आप एकदम अचानक से वो नौकरी छोड़ दो जो आपने काफी दिनों से प्रयास करके पाई है। क्या आप छोड़ पाएंगे? आई थिंक बहुत सारों का जवाब होगा नहीं। वहीं पर हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने साथ उत्पीड़न होते हुए देखा, अपने समाज के साथ देखा, और स्वर्णों के साथ इतना गलत होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज वो एक अलग चीजें कर रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हूँ मैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में, जब से योगी सरकार से इनका इस्तीफा दिया गया है। शुरुआत सर आपकी स्टोरी से ही करते हैं। सर, आप अपने बचपन से बताइए कि क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि हमने बड़ी रिसर्च करी है आपके बारे में। तो आप भी ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे? मेरा नाम अलंकार अग्निहोत्री है और मैं कानपुर, मेरा गृह निवास नगर रहा है जी। और मैं जो मेरी जितनी भी स्कूलिंग है 10+2 तक की वो कानपुर में हुई है। और मेरे पिताजी का देहांत 10.5 साल की उम्र में हो गया था। उसके उपरांत मेरे जो परिवार है थोड़ा सा बड़ा परिवार था। मेरे 4 भाई और बहन, एक बहन। इसके उपरांत जो मैंने जो है अपना जो भी, आपने आईटी कंपनी में भी काम किया है? हाँ, मैंने आईटी कंपनी में काम किया। उससे पहले क्योंकि मैंने आईआईटी वाराणसी से मैंने बीटेक किया 2000 से 2004। आईआईटी वाराणसी से आपने और उसके उपरांत मैंने विभिन्न जो, अगर देखे जाए, मैंने बैंगलोर में, पुणे में और यूएस में काम किया है विभिन्न कंपनियों में। और एक प्रोडक्ट कंसल्टिंग कंपनी थी, उसी में मैंने उसी प्रोडक्ट पे मैं कंटिन्यूस काम करता रहा। सर, जैसे आप जॉब वॉब कर रहे थे, बट हमने जब रिसर्च करी तो आप सिर्फ 10 साल के थे जब आपके पिताजी का निधन हुआ। हाँ, वो अब कभी कभी ईश्वर जो है आपको प्रकृति से लड़ने के लिए कुछ ऐसी चुनौतियां देता है, और मैंने ईश्वर की कृपा रही और बजरंगबली की कृपा रही, जो चुनौतियों को जो मेरे पूरे परिवार के समक्ष जो ईश्वर ने प्रस्तुत किया था,
उनको हम लोगों ने पूरा करते हुए मेरी माँ का उसमें बहुत योगदान रहा। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि मेरी माँ की उम्र उस समय से 32 साल की थी और उनके 5 बच्चे थे जी। और उन्होंने ही एक तरीके से मुझे पढ़ाया लिखाया। फिर इसके बाद मैंने अपने पूरे जो फैमिली है उसको सपोर्ट किया। तो 2013 में जब मैं यूएस गया था, तो 2 साल के लिए मैं यूएस में था, 2013 से लेकर 15 के बीच में। जब आपका आईटी कंपनी में काम कर रहे थे? तो मैं आईटी में ही कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहा था। फिर ये मेरा अंदर एक हमेशा एक जज्बा था कि मुझे जो देश की प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करनी थी जी। उसके उपरांत मैंने, जब मेरा पूरा परिवार एक तरीके से जब आत्मनिर्भर हो गया, और तब मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके मैं वापस इंडिया में आकर, भारत में आकर मैंने फिर यहाँ पर सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया और 2016 का एग्ज़ाम था, फिर मैंने प्रथम प्रयास में हुआ और फिर 2019 में मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। पर कितना मुश्किल रहा होगा सर कि जैसे आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और अचानक से आप पिताजी का ऐसे चला जाना, उसके बाद आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि आ गई, आप सबसे बड़े बच्चे हो, तो उसके बाद आप फिर कैसे कैसे चीज़ें हुई, क्योंकि लोग बहुत कम आपकी स्टोरी जानते हैं। ये बहुत ही, मैं बताऊं आपको, ईश्वर किसी के पिता का या माता का साया किसी से न उठाए जी। और चाहे किसी भी वर्ग का हो, खासकर देखिए सामान्य वर्ग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो भी सरकार हो, उसने सामान्य वर्ग के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम समाज में नहीं बनाया। बाकी सभी समाज, सभी खासकर सामान्य वर्ग, मैं ओबीसी वर्ग को बोलता हूँ, तो देश में जो सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं जो एक विशेष वर्ग के लिए बने हैं, वो SC/ST समाज के लिए बने हुए हैं। SC/ST समाज में 90% लोग जो है गैर सनातनी है, 10% लोग ही सनातन को मानते हैं, 90% गैर सनातनी है। तो पूरा देश एक तरीके से जो टैक्स जो देता है उसका, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, ये पूरे का पूरा जो जितनी योजनाओं में जो सपोर्ट सिस्टम में आपका, चाहे पढ़ाई में, शिक्षा में, किसी विवाह में, वो हर तरीके से जो है सिर्फ जो ये 90% जो गैर सनातनी लोग हैं उनको दिया जा रहा है। जी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम लोग अपना जो जनरल और ओबीसी मिलकर एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ईश्वर कभी ऐसा किसी के साथ हो जाता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा या कोई फैमिली है, कोई बहन है, वो ऐसे किस्मत उसकी खराब होती है जिसमें उसके माता या पिता का साया उड़ जाता है, तो पूरा समाज उसको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। एक बहुत ही दुखद समय रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन एक तरीके से जो परीक्षा की घड़ी आई वो सिर्फ बजरंगबली का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े और आज हम आपके सामने इस समय बैठे हुए हैं। जी। वहीं पर मतलब आप जब आईटी कंपनी में काम कर रहे थे और आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक समय हो गया था वहाँ पर, तो आपने डिसाइड करा था कि आप सिविल सर्विस पर जाएंगे? देखिए, जब आप एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपके साथ के लोग वो, क्योंकि वो सक्षम होते हैं पारिवारिक रूप से और आर्थिक रूप से, और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो एक आपके अंदर एक हमेशा एक भाव रहता है कि मुझे भी तैयारी करनी थी और मैं सक्षम था, मतलब मानसिक रूप से। बट मेरे जो परिवार के लोग थे वो अभी उतना, क्योंकि आज वो पढ़ रहे थे, हमारे जो भाई बहन पढ़ रहे थे, तो 2013 में पहली बार मेरे जब सभी भाई बहन पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो निकल चुके थे, बीटेक सभी कर चुके थे अच्छी अच्छी जगह से, और आज वो काफ़ी अच्छी जगह वो अपना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और काम कर रहे हैं। तो जब वो, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक जो अंदर दर्द था कि मैं कुछ आर्थिक कारणों से, मतलब मानसिक रूप से सक्षम होते हुए भी मैं आर्थिक कारणों से मैं वो तैयारी नहीं कर पाया, तो मैंने उसके जब सक्षम हो गया और मैं आत्मनिर्भर स्वयं भी हुआ, 2-3 साल के लिए मेरे पास ये कैपेसिटी आई कि मैं 3 साल बैठ के तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत मानसिक और आर्थिक चुनौतियों भरा, संघर्ष भरा समय होता है जब भी आप तैयारी करने जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो अपना जो टीस थी, जो अंदर से दर्द था, तो मैंने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं 2015 में मैंने निर्णय लिया, जब मैं यूएस में था, सेंट लुइस मिजोरी में, तो वहाँ से मैं यहाँ, आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, जॉब छोड़ के रिजाइन इंडिया आ गया आप? इंडिया आ गया। तो क्या जब आप जॉब छोड़ी और यूपीएससी की तैयारी करी, तब आपने सोचा था? उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की आपने तैयारी करी, यूपीजीसी है ना? यूपीएससी में क्या हुआ था, क्योंकि मैं इतना टाइम से बाहर रहा, तो मेरे पास एज नहीं थी, तो 30, उस समय 30 का बैरियर था, शायद मैं क्रॉस कर चुका था, तो मेरे एज नहीं थी, तो मेरे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा उत्तर प्रदेश जो सिविल सेवा है उसको मैंने चुना। मतलब जब आपने तैयारी करनी शुरू करी थी सर, और आपका 2019 बैच में आपका हो भी गया, आपने जब उस वक्त सोचा था कि आप इस तरीके से रिजाइन डाल देंगे, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा आपको कुछ चंद साल बाद? नहीं, एक्चुअली जो देश की असलियत आपको तब समझ में आती है जब देश के इकोसिस्टम में आप ज्वाइन करते हो। जब आप प्राइवेट इकोसिस्टम में होते हैं जो मेरिट के आधार पे होता है,
वो सिस्टम में जब आप काम करते हो इस तरीके की चुनौतियां आपको दिखती नहीं है। जब जैसे ही क्योंकि मैंने बीच में जो 16 से 19 के बीच में लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB भी मैंने उपाधि अर्जित करी तैयारी के दौरान ही। तो मैंने कहा ये भी तैयारी के दौरान ही मैंने LLB कर लिया था, LLB 3 ईयर। तो जब मुझे यहाँ ज्वाइन करके समझ में आया कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब जो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बोला जा रहा है आपको जाति और ये धर्म नहीं देखना है, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो सिर्फ विभेद कर रही हैं। हर जगह सामान्य वर्ग OBC वर्ग को दरकिनार करा जा रहा है और एक पर्टिकुलर गैर जो सनातनी समाज है उसको आप बिल्कुल प्रेफरेंस दे। जैसे SC/ST एक्ट आप सोचिए 2018 में काशीनाथ सुभाष महाजन जो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था, उसमें साफ साफ डायरेक्शन था कि 90% से ज़्यादा जो SC/ST का केस है उसमें मिसयूज दुरुपयोग किया जा रहा है जी। अब आपने उसमें 3 डायरेक्शन आए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के। उसमें पहला डायरेक्शन था कि आपका जो बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी या FIR नहीं होगी। दूसरा एंटीसिपेटरी बेल था, उसका प्रावधान दिया गया था इसमें। तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये देखिए देश की कितनी निकम्मी सरकार है जो आपके ये जनरल और OBC पे SC/ST एक्ट लगता है जो कि 85% से ज़्यादा है। लेकिन इस निकम्मी सरकार में, और इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं जी, हम सवर्ण और OBC समाज के, आप सोचिए देश के साथ कितना धोखा किया गया, उसको और उसका स्वरूप और बिगाड़ दिया और एक अध्यादेश लाकर कानून उसको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के केस सुप्रीम कोर्ट में, उनको 18A एक धारा SC/ST एक्ट में लगा पूरे निष्प्रभावी कर दिया गया। और ये आपके पास आते हैं बताते हैं सनातनी सरकार है, ये छद्म सनातनी सरकार है। सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने पूरा जो है देश के सनातन की परंपरा, जो रामकृष्ण को मानने वाले, जो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले, गौरी गणपति को मानने वाले, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, आपने उनके साथ छल किया, कपट किया। ये आज इस समय जो परिणाम भुगत रहे हैं उसी छल का परिणाम है जी। वहीं पर आपने मतलब डिसाइड तो ऐसा ऑफ कोर्स नहीं किया होगा, बट किस दिन आपके अंदर आया कि अब मुझे SDM से जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे इस्तीफा देना है और मुझे कुछ और करना है? देखिए ये जितना भी सनातन परंपरा के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है जी, ये जिस दिन से आए हैं, देखिए इनका एक आधार था हिंदू मुस्लिम का खाई, उस आधार पे ये लोग आए थे। वो आधार देखिए जो घृणा का आधार होता है ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इस समय जब आप देखेंगे देश में जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है जी, एक जो इनका जो दिल्ली का जो परंपरा आप समझेंगे जब आप बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखों की तरफ बात करनी चाहिए। एक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश का जो बजट था या देश का जो राजस्व था उसको कैसे लूटने आई थी, तो अब ये 2 लोग स्थापित हो गए हैं इसमें। जो वेस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस समय दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो वेस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे, जिसमें CEO साहब जो हैं मोदी जी हैं और आपके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं, वो शाह जी है। अब ये 2 लोगों ने क्या किया है, इनके पास एक बहुत बढ़िया हथियार मिल गया ECI मतलब ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो ED प्रवर्तन निदेशालय है और जो CBI है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग, इनके माध्यम से इन्होंने जितने भी जो यहाँ तंत्र है, तंत्र में क्या आता है, आपके MP आते हैं, MLA आते हैं, विभिन्न जो है चेयरमैन आते हैं, अलग अलग जो विभागों के विभागाध्यक्ष आते हैं जी। तो जो इनके हिसाब से चलेगा, जो इनके साथ लूट का जो माल है, जो देश के राजस्व का, विभिन्न राज्यों के राजस्व का किस तरीके से लूटा जाएगा, यदि इनका सहयोग करेंगे तब तक ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर ED की जांच बैठा दो, इनकम टैक्स का छापा डलवा दो, GST की जांच करा दो। ये सब में ये लोग लिप्त रहते हैं, पूरा देश में जानकारी है। आप देखेंगे विभिन्न यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट हुए, आपने देखा होगा कितनी शिकायतें हुई और उसका कोई भी अभी हल नहीं निकला है। बस जांच पे जांच करते रहेंगे, लेकिन जैसे लूट के माल का बंटवारा हो जाएगा तो शिकायतें जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी जी। तो ये जो चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, देश में जो इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है और जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि इतना वो ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरे हुए हैं जी, डरने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डरे हुए हैं, एक वेस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। अब जब तक वो आका ऑर्डर देंगे नहीं तो ये लोग जितने लोग हैं माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तब तक कोई काम नहीं करेंगे। आप देखिए 26 जनवरी 2026 को मैंने रिजाइन किया, उसके बाद से मैं बोलता हूँ इनको साफ साफ मैं निकम्मा सफ़ेद पोश बोलता हूँ। कल मैंने पोस्ट डाली, ये निकम्मे सफ़ेद पोश मैंने डाला है कि अरे अब देश में जाग जाओ,
अब तो मैंने कितनी बार बोला था कि बहू बेटियों का रेप होते रहेंगे, ये नहीं बोलेंगे। कल देखो बेटी के साथ, देश की बेटी रुचि तिवारी के साथ जो घटना हुई दिल्ली में DU में कैंपस में, आप सोचिए ये इतने निकम्मे सफ़ेद पोश हैं, एक आदमी का अभी तक कमेंट नहीं आया है। नहीं, वो तो आएगा भी नहीं सर। बट मेरा वहीं पर एक और सवाल यहीं पर ये है कि आपने ये पूरी घटना लगातार हुई, उसमें एक घटना शंकराचार्य जी के साथ जो बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए मैं कहता हूँ निकम्मे सफ़ेद पोश, जब आप जिस जाति के होते हैं, एक गया प्रसाद स्नेही शुक्ल हैं शायद उनकी कविता है, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं। उसी कविता में एक 2 लाइन है, कभी आप देखिएगा लोग पढ़ते नहीं ढंग से, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। आप जो शिखा है, शिखा आपकी जो है वो सनातन संस्कृति का, ब्राह्मण संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ जितना भी, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे SC/ST वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, वो सनातन संस्कृति के माध्यम से ही चल रहा है। लोग वो बार बार गाली देना अलग बात है, चल उसी से रहा है, उसी से आगे चलेगा और वही चलाएगा। देश के ये जो हमारे MP MLA, हम स्वजाति की बात करते हैं, जो निकम्मे हमारे स्वजाति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे अभी दूसरे वक्त तो अलग भी बात है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप को रहनुमा बनाते हैं कि हम ब्राह्मणों के नाम सरनेम से गए हैं। इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें आत्मा नहीं जागी? तुम्हें जब वो बटुक जो ब्राह्मण था उसको घसीट के चोटी से लेके जमीन में घसीटते लात मार रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण को लात मारी गई। तुम निकम्मों को शर्म नहीं आई? रीढ़ में तुम्हारे इतनी भी दम नहीं है? मैंने उस दिन भी बोला था इनके घर के बगल में समाज की बहू बेटियों का रेप होता रहेगा, ये कहेंगे आकार का कॉल नहीं आया। अभी देखिए कल की घटना में फिर रिपीट कर रहा हूँ जी, मैंने कहा अभी आकार का कॉल नहीं आया। ये पता नहीं कौन से बिल में ये निकम्मे सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहिए। इसका कारण ये यहाँ से अलग हो चुके हैं, ये देश में नहीं है इनके। यह तो हो सकता है बीवी बच्चे विदेश में रहते हो या प्रॉपर्टी विदेश में बना रखी हो, ये देश के नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का सेटलमेंट है, उसके एम्प्लॉई है। ठीक है। फिर शंकराचार्य जी ने, वहीं पर हम बात करें कि आपको एक पद का भी उन्होंने बोला था, तो क्या पद था कुछ बताइए। उन्होंने बोला था कि हम जो आपने पद छोड़ा है इससे भी एक बड़ा पद जो हमारे यहाँ होता है उसको देंगे। मैंने महाराज जी से, क्योंकि मैंने जब मुलाकात हुई थी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस दिन वो मौन व्रत पे थे, तो मैंने, और मेरी मुहिम अभी जो है SC/ST एक्ट, UGC रेगुलेशन, और जिस तरीके से जो ये चल रहा है सनातन संस्कृति का अपमान चल रहा है जगह, और सनातनी लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा है, जो गैर सनातनी, ये जो सरकार है छद्म सनातन है। देख रहे होंगे विश्व में बहुत विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, विराट। जरा वहां पे जाके कोई बात कर ले SC/ST एक्ट के लिए। आपने जो देश को, ये असली में जो कल बहुत एक अच्छा, मैं वृंदावन में था तो वहां बात हो रही थी कि जो विदेशी आतंकवादी धर्म पूछ के आपको गोली मारते हैं, जैसे पहलगाम में शायद गोली मारी, ये जातीय आतंकवादी हैं। ये जातीय आतंकवादी, ये आपको जाति के आधार में विभाजित करके देखिए आपको मार रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में गृह युद्ध के हालात उत्पन्न कर दिए इन्होंने, बांट दिया है। और देखिए कैसे ये देश में रो रहे हैं। मैं वृंदावन में था, 2 लड़कियां आई, पता नहीं सर, उन्होंने बोला सर ये क्या लागू हो जाएगा? आप देखिए भय, डर जो आपने, क्योंकि SC/ST एक्ट में जो आपने पूरे देश को तबाह किया है, सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमियार, आपके OBC वर्ग के लोधी, राजपूत, आपके क्षत्रिय, कुर्मी, पटेल, गंगवार, रस्तोगी, सैनी, यादव, इन सभी को कितना तबाह किया। मेरे पास मैंने एक हेल्पलाइन अभी डाली है, fakescst.complaints@gmail.com, अनगिनत मेरे पास सैकड़ों ईमेल आ चुकी हैं। आप सोचिए उसमें नहीं भरा क्या, मतलब वो आती जा रही है। कितनी ईमेल होंगी? करीब 150 के आसपास, 150 कंप्लेंट आ चुकी है। ये 3 से 4 दिन हुए। आप सोचिए ये हालत है, मतलब उसमें करीब 70 से 80 मुझे कॉल आ चुके हैं कि ऐसा। एक पूजा मिश्रा का केस आया था बिहार से, पटना से, कि वो कहीं क्लर्क है बिहार में, पटना में, और उसके साथ 2-3 बार उसे सस्पेंड किया जा चुका है। फर्जी SC/ST एक्ट की धमकी लगाई जा रही है बार बार कि हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लो, हम सब दफा कर। आप सोचिए इस तरह के देश में हालात है, और ये निकम्मे जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे सफ़ेद पोश, इन लोगों ने किया है ये। जी, वहीं पर आपके साथ जब आपने एक इंटरव्यू में ये सब बवाल हो रहा था, वहाँ पर आपके साथ आपने बताया कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया और आपको कहा कि पंडित डैश हो गया है, पागल हो गया है। वो बोला गया था साला पंडित पागल हो गया है। लेकिन अभी उस विषय में देखिए क्या होता है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हमें भी पता है किसने वो बोला था, मैं उसमें कोई, लेकिन हमारे लोगों को पता है
जिस दिन हमें लगेगा कि ये लोग कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तब वो चीज़ पब्लिक में आएगी। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। स्पीकर फोन पे सब लोगों ने सुना, कप्तान साहब ने भी सुना, और सबको पता है। कप्तान साहब ने भी अपने बैचमेट्स को, दस्तियों को बताया होगा कि उस दिन क्या क्या चीज़ हुई थी। तो आपको एक तरीके से कितने घंटे तक वो उत्पीड़न करा आपके वहाँ साथ? पे करीब मुझे लग रहा है कि 45 मिनट के आसपास रहा। और वो भला हो, बजरंगबली का आशीर्वाद था, जो स्पीकर फोन पे जो बातें हुई, नहीं तो उस रात जो है कुछ गलत घटना हो सकती थी, नहीं वो हुई। कौन था व्यक्ति, ऐसा कुछ आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? ये अभी देखिए गरिमा, देखिए हम हर चीज़, चाहे राजनेता हो चाहे ऑफिसर्स हो, एक गरिमा हम बनाए रखते हैं। आवेश में कोई अगर कुछ बोल देता है तो अभी हम फिलहाल उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन देश माफ़ नहीं करेगा। यदि उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो वो देश माफ़ नहीं करेगा उनको। जी। वहीं पर हम बात करें कि जिस तरीके से आपने जॉब छोड़ी भारत में, और खासकर जनरल के लिए कोई भी जॉब पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैरिट इतनी हाई लगती है कि जॉब मिलनी इम्पॉसिबल है। आपने जॉब पा भी ली, रेयर टू रेयर केस में आपने जॉब पा ली, उसके बाद भी आप जॉब छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे आपके परिवार, आपकी जो धर्मपत्नी, उन सबके क्या मतलब क्या बोला उन्होंने? आपको बोला, सपोर्ट किया, या फिर आपको थोड़ा बोला? मेरे पूरे परिवार और पूरे जितने मित्र हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा एक मंडल है आपस में, जो हम लोग, क्योंकि प्रशासनिक लोग होते हैं तो एक बड़ा एक दायरा बन जाता है, सभी का पूरा सपोर्ट समर्थन है। और हम लोग मदन मोहन मालवीय जी के, मैं विश्वविद्यालय से, उनका जो उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो जो ऐसे उन्होंने भिक्षा मांग मांग के अगर एक विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया, हम तो स्वतंत्र हैं। हम तो उनसे बड़ा भिक्षुक कोई नहीं हो सकता। हम तो उनसे बहुत छोटे कैटेगरी में, हम तो भिक्षा मांग के भी हम काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब ईश्वर बजरंगबली की जो कृपा है, महादेव की कृपा है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से जो होना है और आगे होना है। घर वालों को और आपकी वाइफ का क्या वो था? वो तो वो खुश थे या फिर खुश है, क्योंकि या दुखी थे? खुश है। देखिए, सबके अंदर पीड़ा है, आप समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं देश में अभी अपने राज्य में कम से कम मुझे लगता है 15 जिलों से 16-17 जिलों में भ्रमण कर चुका हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बाइट देता हूँ, उसके पत्रकार जो अपने बंधु हैं उस फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं सर आप बिल्कुल सही किया आपने। ये देखिए बहुत आत्मीयता वाला, आप पत्रकार जब आपसे आत्मीय हो जाएं, देखिए पत्रकार एक अलग तटस्थता बनाए रखते हैं, लेकिन जब वो आपसे गले मिले आपकी बाइट करने के बाद, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश किस तरह जा रहा है। कि देश को ज़रूरत थी, एक व्यक्ति अगर आगे नहीं आया होता, ये यूजीसी रेगुलेशन में देश भर में इतना विरोध नहीं होता। पूरी मीडिया में जो जितनी जो गोदी मीडिया है, ये आपको देश में दिखा नहीं रही थी जी। इसने फिर फाइनली जो है, जब हम लोगों ने, जब रिज़ाइन हमारा हुआ, तब इसने आपको दिखाना चालू किया जी। कितना मुश्किल रहा होगा सर आपके लिए छोड़ना सब कुछ और अचानक से एक अलग राह चुनना? नहीं, ये देखिए, मैंने कुछ अपने जनप्रतिनिधियों को कॉल किया और उनसे बोला कि आप इस पर विरोध क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं हमारी टिकट कट जाएगी। अच्छा, मेरी टिकट कट जाएगी। तो मैंने फिर जो है, मैंने कहा टिकट। ये जनप्रतिनिधि वाजपेयी से ही थे? अब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब किसी को बोलेंगे तो अब आप जानते हैं कि जो लोग होते हैं, तो जब जिन्होंने लगाया है उन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक ठीक ठीक। वहीं पर जैसे आप ये सब बोल रहे हैं बिना किसी डर के, डर नहीं लगता आपको? किस चीज़ का डर है? जिस दिन हमारा जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ था, उस दिन हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी लिख दिया गया था। तो जिसको यहाँ आया है उसको जाना है। इन लोगों को डर लगना चाहिए कि तुम्हें 3-4 साल बचे हैं सत्ता के, तुम्हारा जो किया कराया सब तुमने खत्म कर दिया। अपने हम ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों बोलते हैं तुम लोग कुल द्रोही, कुल नाशक, कुल कलंक हो, और इससे ज़्यादा आप क्या बोलें? आप कुल कलंक हैं, जो आपसे मुंह से नहीं निकल रहा। अरे इतना सा, अरे ब्राह्मण जो होता है उसका अंश इतना सा भी नहीं है क्या? मतलब ब्राह्मण तो उसको अगर एक इतना उकसाया, इसके बाद भी नहीं ब्राह्मणत्व तो जागा, तो अरे कुल कलंक हो, कुल द्रोही हो आप लोग। तो ईडी सीबीआई का डर नहीं है क्या आगे पीछे लगा? अरे क्या करोगे? भिक्षुक आदमी को गिरा, मैं जेल भेज दो। मैं तो कह रहा हूँ, आप मुझे भिक्षुक आदमी को किस चीज़ का डर है? आप क्या तोड़ोगे? क्या तोड़ के ले जाओगे? कितने बुलडोजर आप चला दोगे? देश में आपकी आईटी सेल पहली बार जीवन में फेल हो गई है। आप एक नाले से सैलाब को रोकने की कोशिश हो रही है आपकी। सैलाब है इस समय, अभी आपको पता नहीं है, आपकी जमीन खिसक चुकी है। आपकी जो लेमन कंपनी, एक लेमन ब्रदर्स करके एक कंपनी थी 2008 में, लोगों को पता होगा जो आईटी में थे उस समय, जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी, आप वैसे ही क्रैश हो चुकी है। आपका अनाउंसमेंट बाकी है, आपको नहीं पता है। मैंने अभी आपको दिखाया था,
मैंने अभी एक राजनीतिक पार्टी का अनाउंसमेंट किया है कि मैं अब विपक्ष के बाद, क्योंकि ये जो वैक्यूम है, जो इन्होंने जो रूलिंग पार्टी जो कंपनी कोलैप्स हो रही है, और जो हमने सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का पूरे सभी जो जन अपने लोग हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस एक्ट का ST/ST एक्ट जो है, इसका दोहन आप जैसे आप सिस्टम में भी रहे हैं, तो इसका दोहन कितने प्रतिशत मतलब फॉल्स केसेस है? इसका 90% से ज़्यादा जो है फॉल्स केसेस हैं, और तो ये उगाही है, और ये उगाही है। ये देश की, मैं बताया, सामान्य वर्ग OBC वर्ग को लूटना और एक मानसिक आतंकवाद, इसका जो है बोलना, इसका मानसिक आतंकवाद एक्ट बोलना चाहिए। आप समझ, MA एक्ट, ये SC/ST एक्ट नहीं है, मानसिक आतंकवाद है पूरे देश में। और ये सनातनी नहीं, छद्म सनातनी, गैर सनातनी सरकार ने, ये विरोधी हैं, सनातन के विरोधी सरकार ने ये लागू किया है जी। इस एक्ट के बाद मतलब ये एक्ट और मजबूत किया गया है 18 में जो ये जो धारा 18A SC/ST एक्ट में लाए, उसको और कड़ा करा गया, जिससे कि और आतंकवाद फैले, मानसिक आतंकवाद। आप सोचिए, छद्म सनातनी, ये इनको लगता है ये वापस आएंगे। अरे आप जीरो हो चुके हो, देश में चुनाव लड़ो तो आप 0 सीट पे बैठे हो। अरे बंद कमरे में आपने जो मीडिया को बुला के ब्लैकआउट कर रखा है, हमको जानकारी है, आपको नहीं जानकारी है तो पता है। नहीं, कोई नहीं सर, जिसको ब्लैकआउट करते हैं उसको हम दिखाते हैं। हाँ। तो सर एक बात और यहीं पर पूछनी है ST/ST एक्ट में, कि इस एक्ट में पैसों का भी है, कि एक एक्ट में जैसे कोई किसी पर करेगा तो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें आप सोचिए, ये धन उगाही का, उससे भी जिसके खिलाफ निराधार शिकायत करी जा रही है, उससे उगाही करते हैं, सरकार भी देगी, और सरकार भी देगी दोहरा। और सरकार देने के बाद वो कितना पैसा सर, 2 लाख है? वो देखिए, मैं डेटा पे नहीं जाऊंगा, वो तो एक्ट में जो भी नियम लिखे हुए हैं। UGC के ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो कानून आया, इसके खिलाफ ही आपने ये सब मोर्चा एकदम खोल दिया है, तो ये कितना घातक है? नहीं देखिए, ये जो हमारा जो हुआ, आप UGC रेगुलेशन देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं, जब हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग प्यार से, मोहब्बत से, मित्रता, संस्कार, गुरुओं को आदर करना, और समाज में अब कैसे आगे जाना है, एक जो चुनौतियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ना कि हम आपस में एक दूसरे को चुनौती बना लेते हैं और एक दूसरे लड़ते हैं। इसमें क्या, सामान्य वर्ग और जो गैर सामान्य वर्ग है आपस में लड़ता। ये देश में, क्योंकि इनका जो हिंदू मुस्लिम वाला तो खत्म हो चुका था, इन्होंने कहा अब कैसे देश को लूटें, तो जनरल को OBC से लड़ा दो। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे है। जनरल को OBC से लड़ाओ, OBC को SC/ST लड़ाओ, जनरल को SC से लड़ाओ, इसी पे इनका जो है पूरा परसेप्शन है। इसीलिए देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे आपका जो रूलिंग क्लास के जितने लोग हैं वहाँ पद छोड़ चुके हैं, मानसिक रूप से छोड़ चुके हैं। जैसे ही अभी हम लोग जो अनाउंसमेंट अभी होगा, आप देखिएगा, सब पूरे कट के हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जी। वहीं पर एक केस अभी दिल्ली में हुआ, आप उसमें काफ़ी एक्टिव हैं, और आप अभी बेटी से, उस बहन से मिले भी, रुचि तिवारी वाला। तो उस केस में आपको क्या लग रहा है, मतलब इस ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना, स्वर्ण समाज में रहना क्या अपराध हो गया इस देश में? जर्नलिज्म भी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति? नहीं, वो गैर सनातनी लोग हैं ना, वो 12-15% जो गैर सनातनी लोग हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, देश समय 85-87% सनातन है, और ये 12%, 13% गैर सनातन है। इस समय जो बोलते हैं ना कि वो जो इस समय कंपनी है, जो वेस्ट इंडिया कंपनी, वो गैर सनातनी लोगों के साथ इस समय है, वो हमारे सनातन के साथ नहीं है। इसीलिए सनातनी लोगों को लड़ाना चाहते, तो जनरल और OBC को लड़ाने के लिए UGC रेगुलेशन लाए। अब जिस तरीके से जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। अब हमारे, और मैं ये भी बताता हूँ कि ये भगवान सूर्य भगवान का वर्ष है, आगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, आपस में फंसते जाएंगे। देखिए, एप्स्टाइन फाइल पे पूरा ब्लैकआउट कर दिया इन्होंने। यहाँ बड़े विदेश में लोग रिजाइन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सत्ता के नशे में चूर हैं। पता नहीं लोग क्या करने जाते थे, पता नहीं। हम तो बहुत, आप सोचिए, एप्स्टाइन नाम का आदमी जो दरिंदा था, वो 1000 लड़कियों के साथ उसने रेप किया था, 15 साल या 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ। इसके साथ यहाँ देश के जो नेता, जो सफ़ेद पोश निकम्मे नाच रहे थे, मिस्टर एप्स्टाइन। आप सोचिए, लोग मिस्टर एप्स्टाइन की उपाधि से उनको, अब वो क्या मिस्टर मास्टर वाले मिस्टर थे कि मिस्टर वाले मिस्टर थे, पता नहीं क्या थे वो, ऐसी उपाधियों से लोग उनको प्रनाउंस कर रहे हैं जी। वहीं पर इस केस की बात करें हम, जो आप अभी मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी बहन से? नहीं, मैंने उनको डांटना दिया, मैंने कहा तुम देश की बेटी हो, सासी बेटी हो, जिस तरीके से वो लड़ी, उसको देखो, उसको जो पब्लिक में वो एक लिंचिंग होती है, वो लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। कैसे वो सिर्फ 6-6, 7-7 दो लड़कियां, आप सोचिए लड़कियों में कितना जहर वहाँ पे भर गया है।
ये गैर सनातनी जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने वाला जो देश में जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाला इतना जहर, मतलब आप महिला को घसीट के गला घसीट रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, उसको ये था कि इसके कपड़े उठा उसको निकाल के उसको परेड करानी है। हाँ, बोला आप सोचिए इतना जहर, वही गैर सनातनी और सनातन का हम तो कह रहे हैं देश के सामान्य ओबीसी वर्ग को जाग जाना चाहिए। इनको जो है इनको तो यूनिवर्सिटी से ही खदेड़ के निकालना चाहिए, इनको कहीं से कोई भी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए जो गैर सनातनी है। मैं SC/ST की बात नहीं कर रहा हूँ, SC/ST में जो अपने सनातन को मानने वाले लोग हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ, देश खड़ा है। लेकिन गैर सनातनी जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं और गौरी गणपति को नहीं मानते हैं, इन सब को इनका मैं कह रहा हूँ इनका रिजर्वेशन खत्म करिए। इनका रिजर्वेशन हम तो कह रहे हैं ओबीसी को ट्रांसफर कर दीजिए। इनका रिजर्वेशन जितना भी अपने हमारे जो ओबीसी भाई बहन हैं उनको दीजिए, जिनको कोई जरूरत नहीं है गैर सनातनी लोगों को देने के लिए। ये देश में खाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के यहीं देश में छेद कर रहे हैं जी। वहीं पर हम बात करें कि जैसे मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, वहाँ पर एक सांसद हैं और उन्होंने बोला कि उनसे सवाल पूछा कि एक SDM साहब ने रिज़ाइन डाला, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला जब जब राजनीतिक कीड़ा काटता है किसी को तो वो ये करता है। देखिए मैं अब बोलूँगा नहीं, मैं उनको बोल चुका हूँ जी। आप उनके इस पोस्ट पे उन्हीं के कमेंट देख लीजिए, और क्योंकि स्वजाती हैं अब ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, मैं द्विजद्रोही नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो उस प्रश्न पे आप शांत हो जाते, और मैं द्विजद्रोही नहीं हूँ, मुझे कुछ अब बोलना उचित नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो अब जैसे राजनीति की बात हो रही है, तो क्या अब हमें अग्निहोत्री जी दिखेंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, मैंने तो अब अनाउंस कर दिया है, घोषणा करी है 13 फरवरी 2026 को विजय एकादशी जो वृंदावन में हम बांके बिहारी महाराज जी के दर्शन करने के बाद मैंने उसकी घोषणा कर दी है। और जल्दी हम लोग जो है अब इसमें माननीय जो भारत निर्वाचन आयोग है जी वहाँ से संपर्क करेंगे, जो भी पार्टी गठन और जो भी उसकी जो पार्टी का नाम क्या होगा सर? पार्टी का नाम अभी हम लोग बैठ के पूरा डिसाइड करेंगे, और एक खाका बन के उसका जो भी घोषणा पत्र होता है, उसका पूरा संविधान होता है, उसके अलग अलग प्राविधान होते हैं, गठन पद जिस तरीके से होता है पूरा हम लोग जो कल हम लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्तागण हैं उनसे चर्चा करके कल मैं भ्रमण पे ही था, और जल्द ही जो है भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष जो हमारा आवेदन प्रस्तुत होगा नया पार्टी के गठन के लिए, और ये पूर्णतः नया पार्टी होगी। कई विभिन्न जो छोटे छोटे संगठन हैं उन्होंने कॉल किया कि हमारी पार्टी ने, हमने कहा जो भी आप घोषणा करते हैं आप नए उत्साह के साथ नई पार्टी के साथ, और यदि जो मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से जितने छोटे छोटे जो अगर किसी ने संगठन बना रखे वो सब इसी में मर्ज हो जाए, वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बेटर, एक छत्र के नीचे आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति होता क्या, देखिए कोई एक पार्टी कोई बनाता है उसका दूसरे से नहीं बन रहा, दूसरा का उसका तीसरे नहीं बन रहा। इसमें क्योंकि अब मैं एक तरीके से न्यूट्रल हूँ, सभी से कोई मेरा कोई इतिहास नहीं है, तो अब मैं एक जो भी स्थापित हम लोग पूरे समाज मिलकर करेंगे, आप सब उसी में मर्ज होते जाइए। आपका काम सनातन के लिए, तो एक मर्ज होके एक छत्र में आके पूरा देश के साथ एक साथ चलिए, हम लोग देश को आगे ले जाएंगे। इस पार्टी में ओबीसी भी होंगे? हाँ, इसमें सनातन SC/ST भी, जो भी सनातन को मानने वाला है, जो भी हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को, हमें रामकृष्ण भगवान को मानने वाले सनातनी, मैंने और सनातनी लोग, मुझे SC/ST वर्ग से नफरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ किसी से नहीं है। मेरे भाई मेरे मित्र कई हैं जो SC/ST हैं, विभिन्न धर्मों से अपने मित्र हैं। ये जो छद्म जो रूप से हमारे साथ बैठ के हमारे देश का ही नुकसान कर रहे हैं जी, जो सनातन को नहीं मानने वाले हैं, जितने भी सनातनी SC/ST हैं सब उसमें शामिल होंगे, वो आ सकते हैं, उनका उसमें स्वागत है। तो ये पार्टी किसी भी एक जाति की नहीं है, ये पूरे देश को आगे ले जाने वाली एक विद्वता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, और एक ऐसी विचारधारा के साथ जिसमें एक दूसरे का सम्मान हो, ये ऐसी जो हमारी राजनीतिक पार्टी होगी। और जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी इस समय खत्म हो चुकी है, बीजेपी इस समय केंद्र बहुत बड़ी बात बोल रहा है, बीजेपी इस समय खत्म हो चुकी है। अभी मैंने जिस दिन पार्टी अनाउंस करी थी जी, तो उसी दिन मैंने एक ईमेल ID में आपके माध्यम से बोल दे रहा हूँ, join.alankaragniotri@gmail.com जी, ये आपके माध्यम से आप कर दीजिएगा। मैंने अभी आपको दिखाया, कम से कम मुझे अगर 250 के आसपास जो है मैंने आपको ईमेल दिखाई हैं, सब भाजपा के कार्यकर्ता। 3 या 4 दिन हुए इसको भी, मैंने सिर्फ 3 दिन हुए हैं, मैं 3 दिन में, और उसमें ईमेल इतनी थी, मतलब 250 सर बता रहे हैं, पर उससे ज्यादा ही थी। आप चाहे उसको मैं आप चाहे कैमरा में एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि लोगों को ना लगे। ये देश की देखिए, एक बार ड्रैग कर दीजिए कि ये एक बार ड्रैग करके दिखा दीजिएगा।
सामने ड्रैग करके ये 13 तारीख को ईमेल नहीं बनी है। इसमें बीजेपी रूलिंग पार्टी के इतने पदाधिकारी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मतलब अनगिनत है। अभी मैंने ये सिर्फ एक लिखित में डाला था जी। तो पार्टी हैज कोलैप्स, जो लेमन ब्रदर्स की तर्ज पे एक कंपनी कोलैप्स कर चुकी है, वेस्ट इंडिया कंपनी, इसका बस उद्घोषणा बाकी है। तो आप देखेंगे जल्दी ही इसमें हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। बट आप कह रहे हो कोलैब हो गया, बिल्कुल ये चीज़ समझ आ रही है कि बहुत विरोध हो रहा है और इस टाइम बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पे है, पर इनके पास एक हथियार है, वो है वोट चोरी। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वोट चोरी ना आप कर सकते हैं, न देश में करने का किसी को अधिकार है। बट विपक्ष तो लगा रहा है। नहीं, देखिए, राजनीतिक जुमला एक देना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश जो है, माननीय जो भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, उसकी शुचिता पे कोई भी, क्योंकि मैं एक उसी व्यवस्था का पार्ट रहा हूँ, मैं भी ERO रहा हूँ, या मैंने चुनाव कराए हैं, ऐसे RO रिटर्निंग ऑफिसर मैंने 2022 का चुनाव कराया है। बहुत ही शुचिता के साथ और बहुत ही ये सिक्योर सिस्टम होता है। इसको आप जो है, ये इतने पैरामीटर में सिक्योर है, आप इसको न तो हैक कर सकते हैं, ये एक चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन मैं एक सिस्टम में एक प्रतिनिधि होने के नाते बताता हूँ, बहुत ही शुचिता के साथ है। और जब कोई ऐसा बोलता है तब आप अपने स्वयं के चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि आप भी स्वयं उसी EVM से आप जीते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ भारत निर्वाचन आयोग, मैं तो उनका धन्यवाद देता हूं कि वो इतनी मेहनत करके, बहुत मेहनत का काम होता है चुनाव कराना, और मैं अपने जितने भी शीर्ष जो अधिकारी हैं उनको तो बहुत बहुत मतलब उनके लिए साधुवाद होता है। बहुत बड़ा काम है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है 1,62,000 बूथ हैं। आप सोचिए, आप माननीय निर्वाचन आयोग पर कितनी जिम्मेदारी है, एक एक चीज़ का एक एक डॉक्यूमेंट, डेटा कलेक्ट करना, बिल्कुल सही से वोटर लिस्ट बनना, फिर उसका पब्लिकेशन करना, फिर चुनाव आयोग के समय जो बैलेट पेपर चुनाव आयोग को बनता है वो EVM मशीन में चिपकाना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। देखिए, इस पे कोई भी शुचिता पर प्रश्न किसी को उठाना भी नहीं चाहिए। जी। 2027 का चुनाव बिल्कुल अगले साल है। हाँ, तो क्या आप जो पार्टी गठित कर रहे हैं वो हर एक सीट पर लड़ेगी? अब हम लोग देखिए, हमारा पूरा समाज डिसाइड करेगा, हमारे सनातनी लोग जैसे पूरी टीम बनेगी। अभी देखिए, ये एक घोषणा हुई, इसके साथ ही जैसे मैंने आपको ईमेल आईडी दिखाया, अभी तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे विभिन्न जो, क्योंकि ये राष्ट्र स्तर पे हम लोग सोच रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश इसका लक्ष्य नहीं है। वैक्यूम जो है, सनातनी वैक्यूम जो आपने क्रिएट किया, अब गैर सनातनी बन गए, तो हमारा सनातन वैक्यूम पूरा डेवलप हो चुका है पूरे देश में। हम पूरे देश व्यापी जो है, इसमें जो आपका जो पूरा पद जो संरचना होती है वो क्रिएट होगा। मंडल स्तर, तहसील स्तर, आपका फिर जिला स्तर, उस तरीके से जो पूरी टीम गठित होगी। हमारे पास खाका पूरा जो है उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही गठित हो जाएगी 2027 का, अभी हम बहुत जल्दी हम ये कोई अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी सनातनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी के साथ हम इनसे अलग हो चुके हैं। अब हम जो भी होगा बेस्ट होगा, अपने हितों को ध्यान रखते हुए, अकेले लड़ना पड़े या गठबंधन में जाना पड़े, हम दोनों कामों पे हम अभी स्वतंत्र हैं। गठबंधन से भी लड़ना पड़ा तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह अपना दल सम्मान के साथ जी रहे हैं, उनके जो लोग हैं, निषाद पार्टी के लोग सम्मान से जी रहे हैं, राजभर पार्टी सोहेल देव सम्मान से जी रहे हैं, हम उसी तर्ज पे अपने सनातन के लोग हैं, सम्मान से जिएंगे। हम भी अपना अधिकार मानेंगे, हमें सनातन के लोगों को, हमें भी अपना एक हिस्सा चाहिए, हमें भी बजट चाहिए। सनातनी परंपरा को पालन करने वालों को आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे, आप सिर्फ जो है SC ST को देंगे, और हमारा सनातनी समाज कहाँ जाएगा? वहीं पर मैं बात करूं कि एक डिकोड करूं यहाँ पर एक राजनेता का नाम, शेर सिंह राणा, आपने नाम सुना होगा, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक बात बोली अभी रिसेंट में कि अगर बीजेपी के कोलैब में हमारे लोग होते, मतलब अपनी एक पार्टी अलग से होती और ये UGC आता, तो इस टाइम ब्लैकमेल करने की पावर होती कि हम सरकार गिरा देंगे क्योंकि हमारे पास सांसद है। वो देखिए, जब आप प्रतिनिधित्व, तो देखिए, आपका जनता का प्रतिनिधि इस समय सरकार में नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय है। अच्छा। वो उनकी बात जो भी है वही डायरेक्शन है कि हमारा अगर अपना एक इकोसिस्टम होता जिसका हम प्रतिनिधित्व हम कर रहे होते, हमारे समाज से लोग होते, तो हम उन पर दबाव डाल सकते। हमारे समाज का ये सामान्य और OBC वर्ग का कोई वहाँ पे नहीं है, सनातनी लोग नहीं है। तो फिर जो हैं वो बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या है? वो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं। वो जो मोदी जी के नाम पे जो ट्रम्प कार्ड जो होता है ना कि एक हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड एंड रूल, वो परसेप्शन के नाम पे जीते हुए हैं, इसलिए आज तक बोल नहीं रहे। यदि हमारा व्यक्ति होता
तो हम उससे बार बार हमने बोला नहीं, सफ़ेद पोश निकम्मे आज भी नहीं बोलेंगे। बेटी के साथ कितना खिलवाड़ हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक सफ़ेद पोश निकम्मा बोल रहा है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ आपके, सब चुप है, सब चुप है, सबकी राय। इनके मैंने, मैं कह रहा हूँ इनके रीढ़ नहीं है। मतलब मैं कल, मुझे जैसे ही पता चला, मैं वहाँ पे अपना इलेक्शन कमीशन वाला काम से गया था, अपने जो पार्टी का काम है वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का हमारे अधिवक्ता है, उनसे मिलना। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने बेटी का मैंने नंबर लिया, मैं पहुँचा वहाँ पे। लेकिन ये देश के जो सफ़ेद पोश निकम्मे, इनको बोलना चाहिए सफ़ेद पोश निकम्मे। मैंने कितनी बार बोला है कि बहू बेटी का रेप अगर बगल वाली कंपनी, बगल वाले कमरे में समाज की बेटी का हो रही, नहीं बोलेंगे। और ये चरित्रार्थ हो गया। सिर्फ 26 तारीख से मैं बोल रहा हूँ, और अभी 4 दिन उधर और इधर 17 दिन 18 दिन में ये चरित्रार्थ हो गया कि एक बेटी, देश की बेटी, वहाँ 5-6 लोगों ने, मतलब जो भीड़ है, मतलब वहाँ करीब 100-200 की भीड़ थी, वो और जो उधर कैंपस में तो करीब 300-400 की थी। 100-200 की भीड़, एक तरीके से उसका जो कैरेक्टर वाइज उसका लिंचिंग करने की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हुआ ही, क्योंकि इसके कपड़े उठा के इसकी परेड कराना है। ये बिकॉज ऑफ ब्राह्मण, क्यों ब्राह्मण है? अरे मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण छोड़ दो, एक लड़की थी, देश की मर्यादा है, आप सोचो, देश की बेटी, मैंने बोला ब्राह्मण तो बात की बात है, बेटी है वो। मतलब आप निकम्मे सफ़ेद पोशों, अरे शर्म आनी चाहिए। मतलब कितना बोलो, मतलब मैं 26 जनवरी से बोल रहा हूँ, निकम्मो शर्म करो कम से कम, रीढ़ में थोड़ी सी दम लाओ। ये इनको चुनाव के टिकट, इनको, अरे तुम्हें टिकट मिल भी गई, तुम आओ तो ही, आओ अपने क्षेत्र में आओ। निकम्मे, डर है टिकट का कि टिकट कट जाएगी। अरे निकम्मे सफ़ेद पोशों, तुम, मैं कह रहा हूँ क्या टिकट, तुम्हारा देश रो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और निकम्मे बैठे हुए हैं। जी, वहीं पर आप अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अंत में देखिए, ये मैसेज है, बीजेपी का एक अंत हो चुका है। मानसिक रूप से देश जो है, कोर वोटर बीजेपी का 50% था, उनसे अलग हो गया। इस समय बहुत घनघोर मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है। मीडिया को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये कोई भी यूजीसी से संबंधित विषय, एप्स्टाइन फाइल से संबंधित विषय, जो हम लोगों ने SC/ST से संबंधित विषय जो प्रस्तुत किए, समाज में जो इनकी जो कमियां बताई हैं, कैसे ये गैर सनातनी है, छद्म सनातनी है, कैसे विभिन्न तरीके से जो फर्जी जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो खाली कुर्सियां हैं और एक तरीके से बड़े मुश्किल से जो भीड़, क्योंकि हम लोगों को पता चलता है कि कैसे भी करके दुआ मनोबल करके ये वो कुर्सियां भर जाएं। और उन हिंदू सम्मेलनों में बहुत अच्छा बहुत जो चिकनी चुपड़ी बातें की जाती है, लेकिन आप SC/ST एक्ट नहीं बोलेगा कोई भी, यूजीसी रेगुलेशन पे कोई नहीं बोलेगा, और देश की बेटी की बेइज्जती हो रही है, उसकी मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, इन तीनों बिंदुओं पे कोई नहीं बोलेगा। कैसे ये सनातन से, ये जो छद्म सनातन सरकार है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। तो मैं पूरे देश से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, जल्द ही जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि देश में बीजेपी की पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब जो आपका जो है यूजीसी से आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, और जल्द ही आप देखेंगे जो फूल है, फूल जो है आपका, आपने जिस हिसाब से फूल बनाया है, फूल की सरकार नहीं आएगी। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आज के समय, मैं वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट हम ले चुके हैं, पर आज तक मैंने ये बात नहीं बोली है, पर मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि सर का समर्थन हम सबको करना होगा। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जब पार्टी नियुक्त होगी, आप सब अगर राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, सर के साथ ज्वाइन होइए, कहीं पर भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में सर की टीम के साथ ज्वाइन होइए। और जब ये लॉन्च करोगे सर, तब भी हम आएंगे आपके पास। नहीं बिल्कुल, मैं लॉन्चिंग में आपके जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, इनसे लोग जुड़ेंगे आपसे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। नहीं तो अभी तो देखिए, बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क है वो अभी चल रहा है, जैसे कंप्लीट होगा, और आपको एक, क्योंकि हम प्रॉपर पब्लिक डोमेन में है, एक एक चीज़ हम आपको स्टेटस के माध्यम से, और जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, उस पर भी हम लोग जिसको अपडेट करते रहेंगे, तो आपको सब पता चलता रहेगा और आपसे हम लोग संपर्क में रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। जय श्री राम। धन्यवाद।